यस डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजन फैमिली का। राइट, होप इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट बाकी है। राइट, सो जैसा हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड में एक प्रॉपर्टी छोटा सा बच गया था, और उस प्रॉपर्टी जो है दैट इज एक्ट्स एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्ट्स एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरिनेटिंग एजेंट जैसे काम कर रहे हैं जब हम इंटर हैलोजन कंपाउंड यूज करेंगे। तो आइए देख के चलते कि यहाँ पे ClF3 है और 6MgO के साथ जब रिएक्ट हुआ तो आपको पता है कि जैसा कभी भी अगर ऐसा कंपाउंड जैसा रिएक्शन आता है तो मेटल है और हैलोजन है, तो अपने पास एक ही फंडा है कि जो मेटल जो होगा वो उस हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि भाई मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है और हैलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। और इसमें एक बोलने का तरीका ये है कि भाई जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिएक्ट होने की कोशिश करेगा, उसी चीज से हम देखते हैं यहाँ पे। जो ClF3 है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया, Cl2 बन गया और ऑक्सीजन बाहर आ गया। ClF3Al2O3 के साथ, मतलब कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये फ्लोरीन जो है इसके अंदर मेटल के साथ जाके कंबाइंड हो रहा है, इसके वजह से फ्लोरिनेटिंग बोल रहा है। जो ClF3 है, सेम ऊपर जैसे रिएक्शन है, जब Al2O3 के साथ रिएक्ट होता है तो विल गेट राइट AlF3 प्लस Cl2 प्लस 3O2। जैसा देखो ये रिएक्शन है, AlF3 आ रहा है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन जाके रिएक्ट हो गया और Cl2 बाहर आ गया और O2 बाहर आ गया। मतलब ClF3 AgCl के साथ AgF2 बन गया, मेटल है और फ्लोरीन है, Cl2 बना और जो बचा वो Cl2 बाहर आ गया। ठीक है, 2ClF3 when combined with NH3 6HF Cl2 and राइट N2 के साथ N2 बाहर आ गया। और BrF3 when combined with SiO2 will get SiO4 प्लस Br2 एंड O2 बाहर आ गया। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरे में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसके साथ जाके रिएक्शन हो रहा है। BrF3 Ti मेटल के साथ तो उसके साथ कंबाइंड हुआ, Br2 और O2 आ गया। BrF SiO2 के साथ जैसे SiO4 आ गया, ठीक है, और BrF3 O2 आ गया। दैट्स हाउ। अभी इन सारे रिएक्शंस में देखो, इन सारे रिएक्शंस में क्या पता चल रहा है कि इन सारे रिएक्शन में हमें ये पता चल रहा है कि जैसा फ्लोरीन जाके जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के पास, मतलब कि जिस रिएक्शन में हो रहा है और उस रिएक्शन में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ जाके रिएक्शन हो रहा है, वो भी कैसा रिएक्ट हो रहा है, सामने कंपाउंड कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट। इतना देखो, ये थोड़ा नए रिएक्शन आपके लिए, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा नया रिएक्शन से एक बार ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखियो, राइट, ClF3 when combined with the BF3 तो we'll get ClF2 plus BF4 minus। आपको पता है कि भाई आपको इस टाइप ऑफ रिएक्शन जानते होंगे आप, BF3 when combined with the F minus will get BF4 minus, ये टाइप ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं, ठीक है। और उसके साथ BF3 plus F minus तो BF4 minus आ जाएगा। दैट्स हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे BF4 और यहाँ पे SbF5 को, राइट, SbF5 को जब F माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो विल गेट SbF6 माइनस, जैसा रिएक्शन है। और PtF5 को F माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो विल गेट PtF6 माइनस। और PtCl5 को जब Cl माइनस के साथ जाके कंबाइंड होगा तो विल गेट PtCl6 माइनस। दैट्स हाउ ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें वहां पे भी इस टाइप का कंपाउंड बन रहा है। यहाँ से F हटेगा, यहाँ से F हटेगा, उसके साथ जाके ऐड होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे भी F हटेगा, ठीक है, और यहाँ से भी SbF5 के साथ कंबाइंड होकर ScF6 कॉम्प्लेक्स बनेगा। ClF3 PtF5 यहाँ पे F जाके X बनेगा। और ये इन सब में हमारे क्या होगा, दूसरे एलिमेंट के साथ जाके फ्लोरीन रिएक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से राइट फ्लोरिनेटिंग एजेंट विद द अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स करके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, ठीक है, राइट। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं कि भाई दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड also form addition compounds with alkyl halides and these compounds are ionic in nature and also called polyhalide ions। ठीक है, राइट। इंटरहैलोजन कंपाउंड किसके साथ जाके रिएक्ट हो रहा है, राइट, also form the addition compounds with alkyl halide। alkyl halide के साथ जब रिएक्ट हो रहा है जाके इंटरहैलोजन कंपाउंड, राइट सॉरी, जाके कुछ आयनिक कंपाउंड्स बना रहा है, उस आयनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स और पॉलीहैलाइड्स बोलते हैं। तो गाइस ये NBr के साथ Na+ BrCl
BrICl माइनस बन रहा है, ICl Ki के साथ तो Ki प्लस I2Cl माइनस, BrFi CF के साथ रिएक्ट हो रहा है तो BrF6 माइनस, IFi प्लस KF के साथ रिएक्ट होता है IF6 माइनस के साथ रिएक्ट होगा, IF7 IF8 CS प्लस। देखो जितने सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है राइट, वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ आ रहा है हमारे पास, और जो पॉलीहैलाइड्स मतलब कि मोर देन वन हैलाइड होगा वो इधर हमारे पास कंपाउंड में राइट बच जाएगा। दिस इज पॉलीहैलाइड आयन। ये कब पॉलीहैलाइड्स कब बन रहे हैं, जब एंटर हैलोजन कंपाउंड किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो ये दोनों मिलके हमारे पास पॉलीहैलाइड आयन बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है सूडो हैलोजन, वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, यस। तो अभी हम जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद कुछ बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं, दैट इज सूडो हैलोजन कंपाउंड। व्हाट इट इज, सूडो हैलोजन कंपाउंड्स। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन में आयंस which consist of two or more atoms, which consist of two or more atoms, ठीक भाई अपना दोस्त चिल्ला रहे, अपना दोस्त चिल्ला रहे, कुत्ते चिल्ला रहे, रात की वीडियो है, ठीक है राइट, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं राइट। सो हाँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे राइट, सूडो हैलोजन पढ़ रहे थे हम, सूडो हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, और उसमें हम डेफिनेशन भी पढ़े थे कि पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आयंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ विच एटलीस्ट वन एटम इज नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एटम इज नाइट्रोजन एंड हैव प्रॉपर्टीज राइट सिमिलर टू दोज ऑफ हैलाइड आयंस, और उसको क्या बोल रहे हैं, सूडो हैलाइड आयंस बोल रहे हैं। एक बार वापस पढ़ते ध्यान से, आयंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स, कोई कुछ आयंस है जिसके पास 2 और 3 एटम्स होनी चाहिए, और उसमें से एक कंपलसरी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। कंपलसरी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। जब कंपलसरी नाइट्रोजन होता है तो ऐसा टाइप ऑफ कंपाउंड जो है हमारे हैलोजन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, तो इसकी वजह से वो हैलोजन जैसा एक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको बोलते हैं सूडो हैलाइड आयंस। क्या बोलते हैं इनको, प्रॉपर्टी सिमिलर टू हैलाइड आयंस आर कॉल्ड सूडो हैलाइड आयन। समझ आ रही बात राइट। देखो वापस एक बार पढ़ते, अगर दिक्कत हो रही तो, आयंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स in which at least one nitrogen atom should be present, and then those ions have properties similar to halide ions. Such type of halide ion is called pseudo halide ion. And जब halogen बनता है और उसके बाद halide ion जैसा एक्ट करेगा, उसके बाद some of these pseudo halide ions can can be oxidized to form covalent dimer. Covalent क्या बन रहा है, dimer बन रहा है, and comparable to halogens. Such covalent dimer of pseudo halide ion is called pseudo halogen. जैसा हम जानते थे कि पहले डायमैग्नेटिक कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस किए इंटर हैलोजन में, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइंड होता है तो बेसिकली मान के चलते हो कि डायमैग्नेटिक कंपाउंड बनता है। वैसा यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये सूडो हैलाइड आयन दोनों कंबाइंड होके राइट एक डाइमर बनाएगा, वो जैसा हैलोजन जैसा टाइप रहेगा, इसके वजह से उसको बोलते हैं हम सूडो हैलाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सूडो हैलाइड आयन बोलते हैं। एग्जांपल वो आयंस का है, साइनाइड है, ये एक, हाँ ये याद रखना हमें, एक तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। साइनाइड है और साइनाइड है, भाई ये जो चीजें आपके लिए नया नहीं है, अगर आप देखा जाएगा तो ये जो चीजें है आपके लिए नया नहीं है, ठीक है राइट। साइनाइड आयन लिगैंड में बहुत कुछ पढ़ रखे हैं, साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन राइट, थायोसाइनाइड आयन, एजाइड आयन, ये सारे पढ़ रखे। अब इनका जब डाइमर फॉर्म होता है, देखो साइनोजन CN2, ऑक्सीसाइनोजन OCN2, थायोसाइनोजन SCN2, लाइक दैट हमारे पास क्या बनेगा, सूडो हैलोजन बनेंगे। तो डाइमर बन रहा है इसका जो डाइमर बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, सूडो हैलोजन राइट बोलेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा दिख रहा है हमें, राइट। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सूडो हैलोजन इज सिमिलर टू हैलोजन, राइट। ऐसा होगा तो राइट ये जैसा मतलब हैलोजन की प्रॉपर्टी जैसे दिखा रहा है वैसा रिएक्शन भी दिखाएंगे।
देखो पहले देखो Cl2 किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, OH माइनस के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो आपको पता होगा कि हम कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ OH माइनस के साथ रिएक्शन किए Cl2 का, तो Cl2 OH माइनस है तो NaCl और NaOCl और H2O बनता था, आपको याद है, ऐसा रिएक्शन है, राइट। NaOH when combined with 2 moles of NaOH when combined with the Cl2 will get NaCl plus NaOCl plus H2O आ जाएगा, ठीक है, राइट। अगर हमें चाहिए तो बैलेंसिंग चाहिए तो बैलेंस कर सकते हैं वैसा, तो Cl बनेगा, OCl माइनस बनेगा और H2O बनेगा। और जैसा Cn जो है Cn NaCN NOCN, ठीक है, NaOCl और H2O दिखा सकता है हमें, ठीक है। जैसा CH2 अल्कीन जो होता है, अल्कीन Cl2 के साथ रिएक्ट होगा, जब Cl2 के साथ रिएक्ट होगा तो CH2Cl बनेगा, और वैसा HCl मतलब सूडो हैलोजन जो होता है वो भी इसके साथ जब रिएक्ट होके, राइट, हमारा CH2Cl और CH2Cl रिएक्शन होगा। देखो जैसा मतलब कि जैसा सूडो मतलब हैलोजन रिएक्ट हो रहा है वैसे ही सूडो हैलोजन भी रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब कि जो कंपाउंड मतलब कि इसको सूडो हैलोजन जैसा, ये जो कंपाउंड है जैसा हैलोजन जैसा रिएक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से इसको सूडो हैलोजन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी हुई है एंड दिस कंपाउंड form मतलब these compound shows the property similar to halogen, that's why these halogens are called pseudo-halogen compounds, ठीक है, राइट। जैसे PbCl4 है, जब हीट हो रहा है तो PbCl2 एंड Cl2 बनेगा। जैसे HCl4 है तो जब इसको जब हीट करेंगे तो PbCl2 और HCCl2 बनेगा। एंड दैट्स हाउ हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स जो है हमने इस चैप्टर में डिस्कशन कर लिया है। Now I am going to discuss the bonding in interhalogen compound. Interhalogen compound में आपको बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपको मैंने बहुत बार लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी एलिमेंट का हाइब्रिडेशन कैसा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जब इंटरहैलोजन कंपाउंड हम देख लिया तो इंटरहैलोजन कंपाउंड का बॉन्डिंग के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते तो थोड़ा हमें पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे बॉन्डिंग होता है। शायद आपको पता है कि मैंने बहुत बार, ठीक है, हाइब्रिडेशन के बारे में बताया था, राइट। इन दैट जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपको याद होगा कि मैंने हर लेक्चर में हर ब्रांच में मतलब कि हर ब्रांच में बहुत सारे बार मैंने ये डिस्कस किया हुआ है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो मैंने आपको ये भी डिस्कस किया भाई सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन sp होता है, अगर 3 होगा तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है, 4 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, 5 होगा तो sp3d होता है, एंड 6 होगा तो sp3d2 होता है, एंड 7 होगा तो sp3d3 होता है, ठीक है, राइट। वैसा मैंने हाइब्रिडेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी, और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने इंटरहैलोजन कंपाउंड में आ जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल CH4 है जो बेसिक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, भाई समझ में आ रहा है ना। सो नाउ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज इक्वल टू, राइट, हाइब्रिडेशन दैट इज इक्वल टू 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई बचा हुआ है नहीं है, 4 अगर होगा तो sp3, as we know that the hybridization of CH4 is sp3 and the geometry is tetrahedral। आपको पता है इसका लीनियर ज्योमेट्री होती है और इसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनार होता है और टेट्राहेड्रल होता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और ये ऑक्टाहेड्रल होता है और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये हाइब्रिडेशन कैसे बन रहा है। यहाँ लोन पेयर आता है तो वो लोन पेयर के हिसाब से हम देखते हैं। तो एज वी नो दैट, सपोज फॉर एग्जांपल हम IF7 का कंपाउंड देखते हैं, IF7। तो IF7 में हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो हमें पता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में I में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो F कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बनाएगा। जब एक बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बन रहा है, 7 बॉन्ड बन रहा है। सो नाउ द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज इक्वल टू 7 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर 7 होगा तो, एंड हियर वी नो दैट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। ये हाइब्रिडेशन बेसिकली पॉसिबल है कि नहीं हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसा IF7 है, ठीक है, IF7 होगा तो हमें पता है कि भाई जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैलोजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैलोजन फैमिली दैट इज NH2NP5 है। तो फ्लोरीन का 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5,
ब्रोमीन का 4s2 4p5 एंड इसका 5s2 5p5 रहेगा, ठीक है। आयोडीन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p5 रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे p ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 3d में इसका 5d जो होगा वो खाली रहेगा, आपको ये भी पता है, ठीक है। 5d क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो 5d खाली रहता है तो हमें कितने बॉन्ड बनाना है, 7 बॉन्ड बनाना है। अब 7 बॉन्ड के लिए हमारे पास 7 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, बिल्कुल नहीं है हमारे पास। जब 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्साइटमेंट करना पड़ेगा। और इस एक्साइटमेंट में देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं इसको। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो ये बात आपको पता है, हमें जो sp3d3 जब हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ये हाइब्रिडेशन वाकई में सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि वी नो दैट जो जिसके अंदर d ऑर्बिटल होता है, वो जो d ऑर्बिटल वाले हमें क्या दिखते हैं, वो जो d ऑर्बिटल वाले हमें राइट वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वो वेरिएबल वैलेंसी में हमें पता चलता है। तो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी है कि नहीं, देखो अगर ये देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से एक्साइट हुआ, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। जब हमारे पास ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ये बात भाई बॉन्डिंग में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिकलेक्ट करना चाहता हूँ एज ए रिवीजन। जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं तब क्या हो जाएगा, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर से इधर एक चला जाएगा, राइट, 1 2 3, और इसमें कितने हो जाएंगे, राइट, आपको पता है इसमें कितने होंगे, 2 आ जाएंगे। अब मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहा हूँ। थर्ड एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल इधर 1 2 3, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब देखिए अपने पास कितने, यस, तो हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन देख रहे थे। इस हाइब्रिडेशन में अगर देखा जाए तो अब देखो s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में, तो हमारे पास f कितने हैं भाई, राइट। यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल है, लेकिन हाइब्रिडेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल को सबको साथ में लेके आने का है, और उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो ये सब मिलके हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, sp3d3, राइट, इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा हमारे पास, राइट, हाइब्रिड, राइट, क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल आएगा। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा तो हमारे पास कितने f है भाई, 7f है। जब 7f होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारे पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे फ्लोरीन में भी 7 है, और उसका मतलब एक फ्लोरीन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, वैसा हमारे पास कितने फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन है, और वो 7 फ्लोरीन के 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो गया हुआ है, राइट, उसके हिसाब से ये जो 7 इलेक्ट्रॉन, उसके जो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सब मिलके हमारे पास बॉन्ड बनेगा। इसकी वजह से इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या बोल रहे थे, डायमैग्नेटिक नेचर बोल रहे थे। समझ में आया, डायमैग्नेटिक नेचर बोल रहे थे, ठीक है, इन दैट वे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा हमारे पास, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। आपको बॉन्डिंग में भी पता होगा कि देखो f इधर एक रहता है और इधर एक रहता है, और ऐसा, ठीक है, f, राइट, इन दिस मैनर हमारे पास इसका एक f ऊपर होगा और एक f नीचे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड विच इज रेगुलर ज्योमेट्री, नॉट इरेगुलर ज्योमेट्री, इट इज ए रेगुलर ज्योमेट्री। मैं रेगुलर ज्योमेट्री की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अगर किसी के अंदर लोन पेयर है, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हो ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, कोई भी कंपाउंड को अप्लाई कर लो, आपको ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और क्लास में बहुत बार बताया मैंने, हाइब्रिडेशन दैट इज इक्वल सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर। यहाँ पे हाइब्रिडेशन देखो, यहाँ पे वेरिएबल वैलेंस है, डी ऑर्बिटल खाली है, तो डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से फर्स्ट एक्साइटमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड एक्साइटमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड एक्साइटमेंट में, एक्साइटेशन में, राइट, नॉट एक्साइटमेंट, सॉरी, इट इज एक्साइटेशन, राइट, एक्साइटेशन में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस नॉट एक्साइटमेंट, ठीक है, राइट, फर्स्ट एक्साइटेशन में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड एक्साइटेशन में सेकंड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड एक्साइटेशन में तो वैसा हमारा 3 मतलब कि 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 7 फ्लोरीन है। दैट्स हाउ द हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज sp3, राइट, d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो फॉर्मूला है सारे कंपाउंड्स को
काम आएगा। आप जो भी कंपाउंड को लिखना चाहेंगे और उसके लिए भी काम आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, राइट। इसके बाद और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन क्या होता है और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज इट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, राइट। जैसा हैलोजन भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से जेईई मेन तक राइट क्लोरीन का ही है, राइट। तो अभी स्टेट बोर्ड का बुक तो देखा ही नहीं अभी फिलहाल, लेट मी चेक, ठीक है। और आप भी देख सकते हो कि भाई पीडीएफ आया हुआ है तो आप भी देख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में आई थिंक क्लोरीन का है, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। जैसा नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, और यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, और यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ऑक्सी राइट एसिड्स ऑफ राइट ऑक्सी एसिड्स ऑफ Cl क्लोरीन, मुझे ये डिस्कस करना है। तो आप शायद जानते हैं कि जब कोई भी ऑक्सी एसिड्स होता है, मैं फास्फोरस में आपको बताया था, हमेशा एक OH ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक OH ग्रुप होना चाहिए। तो मैं HOCl, ठीक है, HOCl, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस, ठीक है, क्लोरस, और एक मिनट, हाँ, क्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, राइट। ऑक्सी एसिड में भी हमने नेमिंग में भी डिस्कस है, हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है। एंड हियर HOClO, ठीक है, दिस इज राइट क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, एंड HOClO2, दिस इज राइट chloric acid, this is what it is, chloric acid, and HOClO3, this is perchloric, what it is, perchloric acid, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखने का रीजन है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं HClO2 भी लिख सकता हूं, इसको HClO3 भी लिख सकता हूं, और इसको HClO4 भी लिख सकता हूं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखने गए हम, इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, एंड दिस इज क्लोरिक एसिड, एंड दिस इज राइट परक्लोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, राइट। नाउ अब देखते हैं कि भाई जैसा ऑक्सी एसिड का मतलब हर ऑक्सी एसिड में एक OH ग्रुप होना चाहिए। हम जानते हैं क्लोरस एसिड के राइट HOCl, ठीक है, राइट HOCl है, देखो एक OH ग्रुप तो है, दिस इज क्लोर राइट व्हाट इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। अब मैं यहाँ पे आपको ये देखना चाहता हूँ कि मुझे ये, जैसा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, Cl है और O और H ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन OH ग्रुप तो है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है HOCl2, दैट इज HO राइट Cl। तो मुझे राइट एक OH ग्रुप तो मैंने, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक OH ग्रुप तो लिख दिया और Cl है, और इसके बाद जो होगा एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, एक क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, एक ऑक्सीजन है, और एट द सेम टाइम दिस इज HOCl एंड दिस इज HOCl2। जब HOCl3 होगा तो क्या हो जाएगा, Cl एक डबल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, इधर आ जाएगा ClO2। जब दिस इज क्लोरस एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, एंड दिस इज क्लोरस एसिड, एंड दिस इज क्लोरिक एसिड। जब हम देखते हैं HOCl ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये अभी आ गए हमारे पास। तो मैं जानता हूं इस, मुझे चाहिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे बेसिकली बहुत बार पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं इसको दो तरीके से समझाता हूं, ठीक है, राइट। जब किसी के कंपाउंड में जब H+ निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर ऑर्डर लिखना है तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा HClO4 एंड HClO3 एंड HClO2 and HOCl or HClO, ठीक है, this is our acidic strength order. Let me explain in a two ways to acidic strength of oxy acids of chlorine में। Let me write this Cl जो है, ठीक है, Cl का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं
HOCl वाले का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक OH है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। जब इसमें से जब H प्लस निकालता हूं, मतलब H प्लस निकल गया, तो रिजल्टेंट मतलब कि H प्लस निकल गया, तो कॉन्जुगेट बेस जो आएगा वो कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, Cl, और यहाँ पे क्या रहेगा O माइनस और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। जब ये क्वेश्चन आता है तो देखिए यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दो मैनर, पहले वाले बार जब H प्लस रिलीज करने के बाद यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, Cl डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ऐसा बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके। तो आपको पता है जब ऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़े होंगे, किसी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ हमें डिस्कस करना है, तो जब वो H प्लस रिलीज होने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस होगा Cb, कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। जब कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होता है तो एसिडिक ज्यादा रहेगा। अगर ऐसे देखा जाएगा इन सब में से जब H प्लस रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर HClO4 करेगा, तो इसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, उसका कॉन्जुगेट मोर स्टेबल होगा तो H प्लस आराम से रिलीज करेगा। जब H प्लस आराम से रिलीज करेगा तो दैट इज हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक में। अगर मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक -2 -1, तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि -2 और यहाँ पे -1 है, तो -6 -1 वहां पे +7 हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो आपको दूसरा तरीका है समझाने के एसिडिक स्ट्रेंथ का, दैट इज कि हमारे पास दूसरा तरीका जो समझाने का कि जिसका सेंट्रल एटम का, कोई भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ये बात आप जानते हैं। कैसा, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका न्यूक्लियर चार्ज हाईली बढ़ गया। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। समझ में आ रही। और ये दो तरीका, एक कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हमें डिस्कस कर लिया है, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड नाउ आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर को अगर देखा जाए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखा जाए तो मैं यहाँ पे देखो तरीके समझाता हूं मैं आपको। ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना है मुझे, उससे पहले मुझे देखना है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी। और इस एसिड का जब थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, HClO4 ज्यादा स्टेबल रहता है, और उसके बाद HClO3 रहता है, और उसके बाद HClO2 रहता है, और उसके बाद HOCl थर्मल स्टेबिलिटी रहता है। ठीक है, जैसे इसका थर्मल स्टेबिलिटी होता है। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो यहाँ से जब H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, मतलब कि वो जो कंपाउंड है या वो जो कॉन्जुगेट बेस है स्टेबल है, तो इसके हिसाब से राइट HClO4 ज्यादा स्टेबल है, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगा तो इसका उल्टा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HClO4 एंड HClO3 एंड HClO2 एंड HClO, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है और उस तरफ रहेगा। देखो थर्मल स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो समझाने के तरीका, मैं 3 तरीके समझाता हूं इस बात को। ठीक है, आपको सारे कोई भी तरीके से आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो इक्वेशन पढ़ने में कोई मजा है, देखो ये देखो कितना अच्छे से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, राइट, लेट अस डिस्कस दिस। देखो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा रहेगा। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब खुद रिड्यूस होना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या होना है, खुद रिड्यूस होना है, और दूसरे को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, दूसरे को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। अब देखिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब क्लोरीन जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 +3 प्लस में आ सकता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, खुद रिड्यूस, तो यहाँ पे खुद रिड्यूस होने की कोशिश करेगा। अब तीसरी बात ये है कि अब मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, अब और एक बात है, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ज्यादा ऑक्सीडेशन, ये ऊपर और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, ये खुद ही क्या होगा, रिड्यूस ही होता रहेगा। ठीक है,
क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ऊपर नहीं जाएगा ना, तो क्या होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस ही होता रहेगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और उसके अलावा मैं एक बार देखना चाहता हूं कि भाई HOCl है, आपको बोला था कि हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है अनस्टेबल रहता है, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, राइट, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका नेसेंट ऑक्सीजन इजीली जनरेट कर रहा है। जब नेसेंट ऑक्सीजन इजीली जनरेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि दूसरे को ऑक्सीजन दे सकता है। देखो ये हाईली अनस्टेबल है, तो HCl और ऑक्सीजन में जब नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो गया, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज गिवन टू सम अदर एलिमेंट्स एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये 3 तरीके से मैं बता सकता हूं कि जो राइट HCl वो जो है दैट इज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका रहता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पावर इस तरफ ज्यादा रहता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर उस तरफ ज्यादा रहेगा। दैट्स हाउ कि ऑलमोस्ट जेईई मेन से और आगे मैंने बहुत सारी चीजें इस पार्ट में डिस्कस कर लिया और ये ग्रुप यहाँ खत्म हो गया है। और आपको पी ब्लॉक का जेईई मेन का क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया। अब मैं जब नोबल गैसेस पढ़ाऊंगा, इस नोबल गैसेस पढ़ाऊंगा तो नोबल गैसेस में मैं सारे 2020 के और 2019 के जेईई और नीट के क्वेश्चन में वहां पे डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये सारा ग्रुप्स आपको समझ में आया होगा। आई थिंक देखो मैं आपको दोबारा मैं आपके पास एक बात बोलना चाहता हूं विच इज कि आपको इक्वेशन पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट वन थिंग कि हमें तो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़े थोड़े याद कर लेंगे, ठीक है। और एक बार सारे रिएक्शन पढ़ने के बाद, सारे कंपाउंड्स के इंटररिलेशन हमें पता चलने के बाद थोड़ा इजी होने लगेगा, ठीक है। अगर रटोगे तो पता नहीं चलेगा, एक बार ध्यान से देखिए और धीरे धीरे याद करिए और समझ में आ जाएगा। डेली पढ़ते रहिए, सर रिमेम्बरिंग बहुत ज्यादा है तो डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया। हैलोजन फैमिली यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है। मैं जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा उससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद नोबल गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड।